अपनी इसी सीरीज के चलते हम एक और क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और क्वेश्चन सोल्व कर सकें। सो अब की बार रीट के सिलेबस में एक टॉपिक है वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका कि हमें पता है स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। वैसे ये क्वेश्चन पुराना है, सो डायरेक्टर जनरल पूछा गया है कौन है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है। तो अब जो WTO की करंटली जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ये नाम लिखा हुआ है, तो काफ़ी लेडी का एक नाम है, पहली महिला है इनका। आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट वुमेन है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO और फर्स्ट अफ्रीकन है ये, है ना। सो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका जो कार्यकाल है, इन्होंने 1 मार्च 2021 से ज्वाइन किया है और 31 अगस्त 2025 तक ये रहेंगे। तो इनका नाम आप ये याद रख लीजिएगा। सो ये इनका नाम है और फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट अफ्रीकन है और ये। सो इसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में और देखते हैं कि WTO का काम क्या रहता है। WTO जो है वो एक ओपन ट्रेड के लिए जाना जाता है, यानी कि कोई किसी भी प्रकार के बाध्यताएं नहीं होनी चाहिए ट्रेड के बीच में, है ना। सो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए और जो ट्रेड है वो सबके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। सो इस तरीके से उसके बाद आता है कि जो इसकी जो टॉप डिसीजन कमेटी जो है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो कौन है। जैसे WTO है, ऑब्वियसली बात है ना। तो उसमें जो मेन कमेटी जिसके डिसीजंस रहते हैं, सो वो कौन है, वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, है ना। इसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, जिसकी की बैठक होती है हर 2 साल के अंदर। सो ये इसकी मेन बॉडी है। उसके बाद एक और इसके जो अंडर काम करती है वो है एक जनरल काउंसिल। इसके बाद जो जिस कमेटी का नाम आता है वो है उसकी जनरल काउंसिल, जो कि एक डे टू डे का वर्कलोड के लिए जानी जाती है जनरल काउंसिल WTO के। सो इस तरीके से इसके बाद आता है कि जो इसमें WTO में करंटली जो मेंबर्स की जो संख्या है वो है 160 मेंबर्स हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 160 जो देश हैं, वो लगभग 98% विश्व के व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने क्या पढ़ा, जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई, और इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, GATT, है ना। सो भारत शुरू से ही इसका सदस्य रहा है। इसकी जो डायरेक्टर जनरल है करंटली वो कौन है, ये इनका नाम है, और 1 मार्च 2021 से इन्होंने ज्वाइन किया है और 2025 तक है। ये फर्स्ट वुमेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फर्स्ट अफ्रीकन है। इसकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, और जिसकी बैठक 2 साल में होती है। और जो जनरल काउंसिल है, इसके बाद इसका नंबर जनरल काउंसिल का आता है। ये जो डे टू डे वहाँ की जो फंक्शनिंग है उसको देखती है, और ये ओपन ट्रेड के लिए जाना जाता है, और ये ताकि जो ट्रेड है विश्व के सभी देशों के लिए, भले ही वो बड़ा देश है भले ही छोटा देश है, सबके लिए बेनिफिशियल हो, ये उसका मोटो है, मतलब उसका उद्देश्य है। और 160 मेंबर इसके देश हैं, और ये विश्व के लगभग 98% ट्रेड को प्रदर्शित करता है। सो इस तरीके से इसके बाद आता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाह चर नहीं है ना। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रवाह बोलते किसको हैं। देखो, प्रवाह होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि 1 जनवरी से दिसंबर तक, है ना। सो 1 जनवरी से दिसंबर तक की जब हम बात करते हैं तो वो एक टाइम पीरियड है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर किसी चीज़ की गणना करी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे प्रवाह चर, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं फ्लो। लेकिन जब कोई चीज़ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है ना, पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं स्टॉक, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जैसे आय, आपने जैसे राष्ट्रीय आय पढ़ी है, तो उसको हम काउंट करते हैं जनरली एक वित्त वर्ष के दौरान, है ना। तो एक वित्त वर्ष जो है वो 1 साल का है, तो 1 साल के अंदर है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवाह चर बोलेंगे। और बचत की काउंटिंग भी वैसे ही होती है, और जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसको भी हम वैसे ही देखते हैं। लेकिन ये जो पूंजी की अवधारणा है ना, ये पूंजी एक क्या है, ये एक स्टॉक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसको गिना जाता है ना। तो अगर एक पॉइंट पे कोई चीज़ को हम काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक। और अगर पीरियड ऑफ टाइम है, एक लिमिट दी जाती है, तो उसके लिए जो होगा वो क्या होगा, प्रवाह चर होगा, है ना। तो राष्ट्रीय आय जो हमारी है वो एक प्रवाह चर है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या था कि प्रवाह नहीं है तो पूंजी नहीं है ना, कैपिटल कोई भी ये प्रवाह चर नहीं है। इसके बाद आता है कि
निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है ना। सो हमें पता है कि मैंने आपको जैसे एक वीडियो में मेरे चैनल पे अपलोडेड है जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो है डी, है ना, जैसे कि हम बोलते हैं मूल्यह्रास, है ना। एक हम जिसको हम बोलते हैं NFIA, ठीक है, NFIA। उसके बाद एक और आती है -IT + S, जिसे कि हम ये भी बोल सकते हैं -NIT, है ना, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। ये 3 अवधारणाएं हैं। तो अगर आपको सकल से शुद्ध में जाना है ना, ग्रोस से, अगर आपको ग्रोस से नेट में जाना है सो आप किसका यूज करते हो, मूल्यह्रास का करते हो। और अगर आपको घरेलू अवधारणा से राष्ट्रीय में जाना है तो आप किसका यूज करते हो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का यूज करते हो। और अगर आपको जैसे कई बार देता है ना साधन लागत और बाजार कीमत, है ना, साधन लागत और बाजार कीमत। तो अगर आपको साधन लागत की अवधारणा से बाजार में जाना है और बाजार की अवधारणा से साधन लागत में जाना है तो आप किसका यूज करते हो, IT और या फिर IT और S का या फिर NIT का यूज करते हो। सो इस तरीके से तो इसमें हम देखते हैं कि ये बोल रहा है कि GNP की अवधारणा है वो भी है मार्केट प्राइस पे, MP पे। सो हमें पता है कि जो मूल्यह्रास है उसका यूज ये N के लिए होता है, फर्स्ट वर्ड के लिए होता है N। सो N इसमें क्या है, नेट है, शुद्ध है। तो शुद्ध के अंदर अगर हम मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, G, ग्रोस बन जाएगा। सो ये तक यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद MP की सेम है अवधारणा। उसके बाद आता है कि ये डोमेस्टिक से D, डोमेस्टिक के D से ये किस में बदल रहा है, नेशनल में बदल रहा है ना। तो हमने देखा कि घरेलू अवधारणा से अगर आप राष्ट्रीय में जाना चाहते हो तो किसका यूज होता है, NFIA का, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय का, है ना। सो घरेलू से राष्ट्रीय में बदलने के लिए हमने विदेशों से शुद्ध आय को जोड़ दिया और शुद्ध से सकल बनाने के लिए हमने किसको जोड़ दिया, मूल्यह्रास को। तो पहली हम अवधारणा हमारी सही होगी, है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट हमारा ये सही हो गया। उसके बाद आता है कि इसने पूछा नहीं है ना, तो हमें वो ढूंढेंगे NNPFC, है ना। तो NNPFC हमें दे क्या रखा है, G दे रखा है, ठीक है। अब सकल दिया हुआ है किस पे, मार्केट प्राइस पे। सो मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हमने देखा था कि साधन लागत से इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है तो किसका यूज करते हो, NIT का यूज करते हो, यानी कि विशुद्ध परोक्ष कर का, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का। सो अगर ये अवधारणा मार्केट प्राइस पे है तो इसको अगर फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाना है तो ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये किस में बदल जाता, FC में बदल जाता और फिर मूल्यह्रास को घटा देते तो ये शुद्ध अवधारणा रह जाती। सो मे बी ये गलत हो सकता है, बट हम आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सो NDP MP दिया गया है और इधर दिया गया GDP FC। सो G है, सकल है, सकल में से मूल्यह्रास को घटा दिया, क्या बच गया, शुद्ध, है ना, N आ गया यहाँ पे, शुद्ध आ गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जोड़ दिया गया है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो जोड़ा जाता है ना। तो विशुद्ध परोक्ष कर को इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, जिससे कि ये अवधारणा किस में बदल गई, MP में बदल गई। तो ये अवधारणा सही है। फिर उसके बाद आता है कि NNP MP दिया गया है, तो GNP FC दिया गया। अब हमें पता है कि शुद्ध सकल से हमें किस में जाना है, शुद्ध में जाना है। तो सकल से शुद्ध में जाने के लिए मूल्यह्रास को इसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, जिससे कि ये शुद्ध बन जाएगी और ऐड कर दिया जाएगा। और क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा विशुद्ध परोक्ष कर को, जिससे कि साधन लागत की अवधारणा किसमें बदल जाएगी, बाजार कीमत में बदल जाएगी। इस तरीके से बाकी सब अवधारणा सही है, लेकिन गलत अवधारणा कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसमें जो ये विशुद्ध परोक्ष कर है इसको प्लस ना करके माइनस में करना होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो -IT + S होता है, ना कि इससे उल्टा, है ना। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। इसके बाद आता है कि निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय के आंकलन में सम्मिलित की जाएगी, है ना, शामिल की जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो उस साल के अंदर ही उस देश में उत्पादित हुई है और जिस वस्तु के उत्पादन या सर्विस के उत्पादन के पीछे, जिस काम के पीछे, जिस इनकम के पीछे आपको आपने कोई सर्विस दी है तो वो आपकी राष्ट्रीय आय में काउंट होगी, है ना कि दूसरी चीज़ें। जैसे कि ये बोल रहा है कि द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, देखो इस चीज़ को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, है ना। तो ये पूछ रहा है किसको शामिल किया जाता है, तो ये गलत हो गया। गृह निर्माण निवेश, है ना, अगर आप घर का निर्माण कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, है ना, तो लोगों को आय मिल रही है, आप जो खर्चा कर रहे हो, है ना, तो ये सब, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हम बाकी ऑप्शन भी देख
देख लेते हैं। और मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग, देखो कच्चा माल जो होता है ना, इसको हम जो मूल्य वृद्धि विधि बोलते हैं, जो उत्पाद विधि है ना उसको मूल्य वृद्धि विधि भी बोल देते हैं। सो उसके अंतर्गत क्या रहता है कि आप सिर्फ अंतिम, आपने परिभाषा कभी पढ़ी होगी जीडीपी की, उसमें लिखा होता है कि अंतिम वस्तुएं व सेवाएं, है ना। वो क्यों लिखा रहता है? वो इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि हम इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर भी गलत हो जाएगा। फिर कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा अंशदान, देखो जब किसी व्यक्ति को आय मिलती है, जब उसको इनकम हो गई, उस इनकम का कुछ पार्ट वो बाद में सामाजिक सुरक्षा अंशदान में योगदान देता है, तो उसकी इनकम तो ऑलरेडी आय मेथड से काउंट हो चुकी है, तो दोबारा जो वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो दोबारा काउंट नहीं होगी, है ना। नहीं तो ये दोहरी काउंटिंग हो जाएगी, जो कि राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण समस्या है ना। तो दोहरी काउंटिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा गृह निर्माण निवेश, आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आता है कि जो CIG, देखो 4 ये इन्होंने भागों में बांटा गया कि एक तो होता है गृहस्थ क्षेत्र, है ना, एक होता है गृहस्थ क्षेत्र, एक होता है बिजनेस सेक्टर, प्राइवेट क्षेत्र बोल देते हैं जिसको। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट, है ना, सरकारी क्षेत्र। फिर आता है विदेशी क्षेत्र। इन चारों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये किसकी उदाहरण रहती है? हमारे जीडीपी की रहती है, ठीक है। किसको बोलते हैं? जीडीपी को बोलते हैं। सो CIGX-M, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं। गृहस्थ क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र हो गया, और उसके बाद सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, ये 4 इसके पार्ट रहते हैं। इसका टोटल क्या होता है? ये जीडीपी कहलाता है। एक ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कई बार, कई लोग इसको GNP मानते हैं, लेकिन GNP के लिए हमने पढ़ा है कि हमें किसको शामिल करना होता है? NFIA को, है ना। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जब हम ऐड करते हैं तो फिर वो जीडीपी से किसमें बदलता है? GNP में बदलता है, ठीक है। सो इस तरीके से हरित जीडीपी एक और इसमें काम की चीज़ है। हरित जीडीपी किसको बोलते हो? जब आपके द्वारा उत्पादन के दौरान जब कुछ जो वातावरण को जो नुकसान पहुंचाया गया है, आपने जो वन क्षेत्र काटा है ना, उन सब का जो लॉस है, अगर उसको आप, उससे जो हानि हुई है उसको अगर आप घटाओगे या उसको ध्यान में रख के आप राष्ट्रीय आय की गणना करोगे तो उसे क्या बोलते हैं? हरित जीडीपी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किसको शामिल नहीं किया जाता, है ना। तो सिर्फ वही वापस ये जो लाभांश है ये किसका होता है? जो भी साहसी व्यक्ति है, जैसे काम करने वाला है, तो उसको क्या होता है? लाभांश उसका पार्ट मिलता है। किराए का आरोपित मूल्य, जब कोई व्यक्ति का मकान में अगर वो खुद रह रहा है तो अगर वो किसी को दूसरे व्यक्ति को किराए पे देता तो उसको उसका मूल्य मिलता। सो ये भी, इसको भी शामिल किया जाता है। रॉयल्टी एक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। रॉयल्टी को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय में, लेकिन राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद आता है कि वास्तविक जीडीपी की गणना किस कीमत पर की जाती है ना। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, तो उसके तो की जाती है बाजार कीमतों पर जो अब चल रही हैं। लेकिन जो वास्तविक जीडीपी है उसके लिए हमें एक बेस ईयर लेना पड़ता है। उस बेस ईयर की कीमतों पे हम जब इसकी जीडीपी की गणना करते हैं, स्थिर कीमतों पर हम इसकी गणना करते हैं, तो उसे बोलते हैं वास्तविक जीडीपी, ठीक है। उसके बाद आता है कि देखो 2 प्रकार की इन्फ्लेशन आ सकती है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन जो है 2 प्रकार से आ सकती है। एक तो होती है मांग प्रेरित, है ना, एक होती है मांग प्रेरित और एक होती है लागत प्रेरित। देखो जब तो क्या हो इकोनॉमी में मांग बढ़ने की वजह से प्राइस राइज हो, है ना, इन्फ्लेशन आए, तो उसको हम बोलेंगे मांग प्रेरित, है ना। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है मांग जन्य स्फीति जिसको बोलते हैं, है ना। लेकिन जब साधनों की जैसे मजदूरी बढ़ गई, मजदूरी बढ़ने से जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उनकी लागत बढ़ गई, तो लागत बढ़ने से उनकी कीमत क्या होगी? बढ़ गई। सो इस तरीके से जब लागत बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लागत प्रेरित स्फीति बोलते हैं। सो इन 2 क्वेश्चन के थ्रू हमने ये सीखा कि 2 तरीके से तेजी ये कीमतें बढ़ सकती है, या तो मांग प्रेरित स्फीति होती है या लागत प्रेरित होती है। मांग प्रेरित वस्तुओं की मांग ज़्यादा बढ़ने से, जैसे कि एक काफ़ी अच्छी कोटेशन है कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं को पीछे दौड़ रही है, यानी कि जो सप्लाई है वो तो है कम, डिमांड है ज़्यादा, है ना। तो डिमांड ज़्यादा है, पैसा आपके पास ज़्यादा है, तो कीमतें क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी, है ना। तो वो मांग प्रेरित स्फीति हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके वैसे काम का नहीं है, लेकिन आपके ये डेफिनेशन काम आ सकती है कि मांगजन्य स्फीति क्या होती है ना। और ये जो लागत प्रेरित स्फीति का कारक क्या हो जाएगा? जैसे कि आयात शुल्क में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, है ना। तो नहीं है, देखो अगर मजदूरी बढ़ेगी तो साधनों की कीमतें बढ़ गई तो आपकी कीमतें बढ़ जाएगी ना, लागत प्रेरित हो जाएगी। आयात शुल्क बढ़ गया तो आपको वस्तुएं महंगी पड़ गई, है ना।
अनुदान में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमत, देखो अनुदान में वृद्धि है, ये आपकी लागत प्रेरित नहीं है, ठीक है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई तो भी आपकी वो लागत बढ़ने से वो हो गया है ना। सो इस तरीके से अनुदान में वृद्धि जो है वो लागत प्रेरित स्फीति का हिस्सा नहीं है ना। इसके बाद आता है कि कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरल है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे ही हम M1 से M4 की तरफ जाते हैं तो तरलता जो है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। तो इसने पूछा सबसे अधिक तरल और विनिमय के लिए सरलतम कौन सी है, वो है M1, है ना। और सबसे कम तरल कौन सी है, MC। और समग्र जो मुद्रा सोर्सेज किसको बोलते हैं, M3 को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे निम्न में मुद्रा का प्राथमिक कार्य, देखो मुद्रा के जो दो मुख्य कार्य होते हैं, एक तो जैसे मूल्य का मापक होती है ना, और स्टोर करती है वैल्यू को, है ना, स्टोर करती है वैल्यू को। और ये दो मुख्य कार्य रहते हैं। तो जिसका जो मुख्य कार्य है मूल्य का मापक है, दूसरा इसमें नहीं दिया गया है। सो हमें ये याद रखना है कि मूल्य का मापक और वैल्यू को स्टोर करता है ये, है ना। तो मूल्य का जो मापक है ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब इसके कार्य नहीं है ना, प्राथमिक कार्य नहीं है, द्वितीय कार्य में आते हैं। लेकिन ये जैसे ये हस्तांतरण ट्रांसफर है ना, ये है, लेकिन इसके द्वितीय कार्य, मुख्य कार्य इसके दो ही है, ये मूल्य का मापक और इस तरीके से। आगे आता है कि कौन सा मौद्रिक नीति, देखो मैंने आपको दो बताया था, RBI है ना और गवर्नमेंट। RBI कौन सी पॉलिसी अपनाती है, मौद्रिक नीति, और गवर्नमेंट कौन सी अपनाती है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं जिसको, है ना। तो मौद्रिक नीतियों के उपकरण कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि CRR, SLR है ना, MSF है ना, ये RR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और भी बहुत से हैं। और जो राजकोषीय नीति है इसमें कौन कौन से, टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, लोन हो गया, ये सब किसके, राजकोषीय नीति के। तो ये पूछ रहा है कि मौद्रिक नीति, अब जो GST है किसका हिस्सा, टैक्स का है, ये किस में आ गया, ये तो गवर्नमेंट सरकारी इसमें आ गया, राजकोषीय नीति में। और मक्का के न्यूनतम, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये भी कौन किसका काम रहता है, राजकोषीय, इसमें गवर्नमेंट के थ्रू होता है। निजीकरण है ये भी सरकार का है, सरकार के थ्रू ही होता है ना। सो जो रेपो रेट है ये किसका पार्ट है, मौद्रिक नीति का। ये निजीकरण क्या होता है कि जब अपने सरकार अपने जो उद्योग धंधे हैं उनको जब निजी हाथों में सौंप देती है तो उसे निजीकरण का पॉलिसी, ये भारत में कब अपनाया गया था, 1991 में, जब LPG रिफॉर्म आए थे। किसके कहने पे आए थे, IMF के, क्योंकि भारत का जो फॉरेन रिजर्व जो है वो बिल्कुल ही बहुत कम दिनों के लिए रह गया था, सिर्फ 14 दिन का जो रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व रह गया था। सो ताकि हम 14 दिनों तक ही विदेशों से वस्तुएं आयात कर पाते। सो उस समय IMF ने कुछ शर्तों पर हमें लोन दिया था। सो वो शर्तों में क्या था कि LPG है ना, निजीकरण करना था, उदारीकरण करना था, यानी कि हमें जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनको हमें निजी लोगों, दूसरे लोगों के लिए खोलना था ताकि वो भी उसमें आके अपना योगदान दे पाएं, कंपटीशन बढ़े और इस तरीके से। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन, है ना, LPG ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी कि जो किसी भी प्रकार का बैरियर ना रहे, हम ना तो अपने प्रोटेक्टेड बनाएं। देखो एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। जैसे हमने अभी ऊपर एक इक्वेशन पढ़ी थी, y = C + I + G + X - M, है ना। इसमें हमने देखा था उपभोग क्षेत्र, निवेश क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। जब तो इसमें सिर्फ ये 3 पार्ट हों, है ना, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। और जब इसमें चारों हो जाएं तो वो कौन सी हो जाती है, खुली, यानी कि देश के अगर कोई वस्तु आयात करे और निर्यात करे तो उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध ज़्यादा ना रहे। सो वो होता है वैश्वीकरण। सो इसको हमें याद रखना है, ये खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कागजी सोना, देखो आपको याद रखना है कि IMF जो होता है ना, IMF की जो मुद्रा है उसे हम बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है। सो ये हमें सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आगे चलते हैं, विश्व बैंक द्वारा, है ना, किस प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। सो ये आपके LPG रिफॉर्म जो आप जैसे हमारे टॉपिक में है तो उससे रिलेट करके पूछा जा सकता है कि जो उन्होंने जब हमें लोन दिया तो उन्होंने किन किन चीज़ों के लिए दिया गया था, ताकि हम देश में निवेश करें, है ना। जैसे रेलवे के जैसे भुगतान संतुलन, है ना, उन्हें हमें हमारा जो इशू था, मेन इशू जो था 1991 में, वो क्या था कि भुगतान संतुलन का था, है ना। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP की जो क्राइसिस आया था इंडिया में उस पे था। तो भुगतान संतुलन के लिए जो लोन हमें किसने दिया था, IMF ने दिया था ना। तो ये काम किसका रहता है, IMF का रहता है। लेकिन ये रेल का निर्माण करना, ऊर्जा परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, हमने पढ़ा था कि विश्व जो बैंक है वो किसके लिए, गरीबी निवारण के लिए महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है ना। तो गरीबी निवारण
के लिए वो विभिन्न देशों में निवेश है ना, आधुनिकीकरण, रेलवे का, ऊर्जा परियोजनाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग, इन सब का निर्माण करता है। लेकिन जो भुगतान संतुलन में सुधार के लिए किसने हमें पैसा दिया था? IMF ने हमें दिया था। और ये जो काम है मुख्यतः वो किसका रह जाता है? IMF का रह जाता है। तो इसने पूछा नहीं देता है सहायता, तो वो भुगतान संतुलन के लिए वो ये नहीं देता, भुगतान संतुलन के लिए कौन देता है? IMF देता है। एक आता है कि PQLI है ना, एक इंडेक्स है, जैसे कि HDI इंडेक्स है ना, तो PQLI का इंडेक्स है, ये कब आया था? 1979 आया था। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है ना। ये किसने दिया था? एक अर्थशास्त्री था, मॉरिस डी मॉरिस है ना, मॉरिस डी मॉरिस, ये इस नाम का अर्थशास्त्री था, इसने ये दिया था। देखो कि सेम वैसे ही है कि अलग तरीके से मापने का एक तरीका था। आप एक चीज़ याद रखिएगा, HDI की जो रेंज है वो 0 से 1 है, और PQLI की जी तो वो 1 से 100 तक है। और HDI कब आया था? 1990 से। किस किस के इसमें योगदान था? सेन का, अमर्त्य सेन का, और महबूबुल हक का है ना, पाकिस्तान से। सो ये सब इसके बारे में हमें पता है। इसके बाद आता है कि विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होता है ना, तो ये हमने अभी ऊपर देखा था, कौन सा होता है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसकी मीटिंग हर 2 साल में होती है, वो इसका कौन होता है? मेन जो इसका हेड है वो माना जाती है ये कमेटी। उसके बाद आता है कि जो सेकंड नंबर पे जो आएगा उसके बाद वो आएगी जनरल काउंसिल है ना, जो कि डे टू डे काम को देखती है। इसके बाद आता है कि UNDP ने लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। कब से कर रहा है ना, किस वर्ष से? ये हमने देखा था 1990 से वो ये काम कर रहा है। 1991 में हमारे LPG रिफॉर्म आए थे है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसको और किसके नाम से जाना जाता है? ये हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कौन होती है? दोनों का योग है ना, पूंजीवादी और समाजवादी जो है दोनों मिलके है ना, जिसमें कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन सा है इसका? इंडिया है ना। सो इसके बाद आता है कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है ना, तो बाजार अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? जिसमें कि जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सेकंड नाम है वो बाजार अर्थव्यवस्था है, और इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं ना, मांग और पूर्ति के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? इसको जिसमें कि कोई देश की जो मेन अथॉरिटी है, जैसे कि सरकार है, जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, उसमें हमने अभी भी पढ़ा था कि जो खुली अर्थव्यवस्था है वो कौन सी होती है? जिसमें कि विदेशी क्षेत्र की भूमिका नहीं रहती है, बाकी के जो 3 क्षेत्र हैं वही रहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था वो होगी जिसमें सिर्फ 3 क्षेत्र रहते हैं, और जिसमें विदेशी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाता है, वो कौन सी हो जाएगी? खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जैसे कि y = c + i + g + x - m है ना। तो अगर ये चारों हैं तो वो खुली अर्थव्यवस्था है, अगर ये सिर्फ 3 हैं तो वो कौन सी है? बंद अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आता है कि एक निर्देशित, हमने अभी पढ़ा, निर्देशित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हमने देखा था कि जो मांग और पूर्ति है वो किसमें किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी जिसे बोल देते हैं, उसमें किया जाता है। और जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि मूल्य प्रणाली द्वारा उसमें सॉल्यूशन किया जाता है उनका। लेकिन यहाँ भी ये पूछ रहा है कि निर्देशित अर्थव्यवस्था में है ना, निर्देशित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें केंद्रीय योजना का जो प्राधिकरण है ना, उसके द्वारा इसका सॉल्यूशन किया जाता है। जो भी एक सेंटर में गवर्नमेंट है वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसके बाद आता है कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है कौन कौन सी होती हैं? वैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना। तो ये 3 होती हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि जो ये पूछ रहा है कि किसके लिए किया जाए, उसका संबंध किससे है? वो होता है आय के वितरण से संबंधित होती है वो, ठीक है, इस तरीके से। सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर एक और सॉल्व हो गया।